स्टार्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का यूनिट 4 इनकम टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आईटीसी और आरसीएम। सबसे पहले सिंपल मीनिंग देख लेते हैं आईटीसी का, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या है। जनरली जब एक परचेसर या कोई सप्लायर सामान खरीदता है तो उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। और वही सामान फिर दूसरे को वो बेचेगा, ठीक। यही तो बिजनेस है। बिजनेस में क्या, वो सामान खरीदेगा, सामान बेचेगा, तो सामान खरीदने समय उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा और सामान बेचने समय भी जीएसटी वो लेगा। तो ऐसे में क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट पर 2 बार जीएसटी लेविड हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है एक आईटीसी अवेल करने का ऑप्शन देता है सप्लायर को या परचेसर को। इसमें क्या होता है कि जीएसटी जो है वो नहीं देना पड़ता है परचेसर को या सप्लायर को। इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो परचेसर या सप्लायर होता है उसको जीएसटी पे करना नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो जीएसटी जो कलेक्ट करेगा वो सरकार को देना अनिवार्य है, वो देना पड़ेगा। जितना उसका जीएसटी का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है परचेसर या सप्लायर का, वो पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। अब थोड़ा आईटीसी को फॉर्मल वे में देख लेते क्या लिखा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अगेंस्ट टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, इनवर्ड सप्लाईज पर जो जीएसटी चार्जेबल हो रहा है, जो अमाउंट आ रहा है, अगेंस्ट टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का जो जीएसटी है वो आके एडजस्ट हो जाता है आउटवर्ड सप्लाई में, ठीक है। ऐसे में जो क्या, परचेसर को दो बार जीएसटी नहीं देना पड़ता और जो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी बनता है जीएसटी का, सिर्फ वही देना है गवर्नमेंट को। और आईटीसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट कर देता है। एक प्रोडक्ट पर, एक गुड्स पर, एक सर्विसेज पर 2 बार जीएसटी चार्ज या लेविट नहीं होता है। आईटीसी अवेल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार देख ले रहे हैं। फर्स्ट, पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड। जो बिजनेसमैन, जो परचेसर, जो सप्लायर आईटीसी अवेल करना चाहता है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इनपुट सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट है, जो इनपुट है वो बिजनेस में होना चाहिए या बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये दोनों छोड़ के कोई और केस में परचेस कर रहा है तो वहाँ पर आईटीसी अवेल नहीं होगा। इट इज़ ओनली फॉर बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड पॉइंट इज क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आईटीसी का सारा हिसाब किताब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर दिखाया जाएगा, वहीं पर उसका खाता वही होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके वो चेक कर सकता है कि कितना अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी बन रहा है जीएसटी पर, कितना देना है और कितना आईटीसी अवेल किया है, ये सारा शो करता है जीएसटी पोर्टल पर। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आईटीसी अवेल करने के लिए। इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। जो सप्लायर है उसको इनवॉइस देना पड़ेगा, मतलब बिल दिखाना पड़ेगा, बिल इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। आरसीएम अभी इसके बाद वाला टॉपिक है। अगर कोई पर्सन आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी इनवॉइस इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर। जो सप्लायर उसको एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, साथ ही साथ बिल ऑफ एंट्री इशू करना पड़ेगा। और फर्निशिंग ऑफ पार्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर GSTR2। एक फॉर्म है GSTR2 बोल के, उसमें सारा पार्टिकुलर्स डिटेल्स अबाउट आईटीसी फर्निश करना होगा। इतना करने के बाद एक परचेसर या सप्लायर एलिजिबल हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। एलिजिबिलिटी के बाद अब जो है पॉइंट वो है इन एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन कौन एलिजिबल नहीं है। नो आईटीसी फॉर कमिटिंग फ्रॉड। अगर कोई परचेसर सप्लायर फ्रॉड का इंटीमेशन रखता है, ठीक है, अगर कोई परचेसर या सप्लायर फ्रॉड का इंटेंशन रखता है तो वो आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा। नो आईटीसी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। गुड्स और सर्विस अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, जब तक रिसीव ना हो जाए आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। नो आईटीसी इफ़ टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई नॉट पेड। आईटीसी तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी है जीएसटी का वो पेड ना कर दिया जाए। नो आईटीसी इफ़ रिटर्न इज़ नॉट फर्निश्ड। आईटीसी तब तक अवेल नहीं कर सकते जब तक रिटर्न जो है फर्निश ना हो, चाहे वो एनुअल रिटर्न हो
या फिर मंथली रिटर्न हो। नो ITC इफ पेमेंट इज नॉट मेड टू सप्लायर विद इन 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस बाय सप्लायर। जो डेट ऑफ इन्वॉइस है सप्लायर का, उस डेट से लेकर 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ITC अवेल कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट हुआ टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC या टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC। ITC का क्या टाइम लिमिट है? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ सितंबर, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन इज 28 अक्टूबर। सितंबर का जो रिटर्न फर्निश करेगा परचेसर या सप्लायर, उस सितंबर का जो वो रिटर्न फर्निश करेगा उसका लास्ट डेट होता है 28 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को लास्ट डेट होता है। अगर 20 अक्टूबर या फिर फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, या फिर वो जो सालाना फर्निश करेगा रिटर्न का, साल में फर्निश करेगा एनुअल रिटर्न या फिर सितंबर का रिटर्न जिसका लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, ये दोनों में से जो डेट पहले आ जाएगा वही उसका लास्ट डेट होगा ITC अवेल करने का। ठीक है, 20 अक्टूबर जो सितंबर के ड्यू डेट भरने का रिटर्न का टाइम है और जो एनुअल रिटर्न फर्निश्ड करेगा उसका जो टाइम है, दोनों में से जो जल्दी आ जाए वही ITC अवेल करने का लास्ट डेट है, टाइम लिमिट है। एक एग्जांपल से समझा रहे, कोई मिस्टर एक्स पर्सन था, उसको ITC अवेल करना था 25 सितंबर को। ठीक है, वो सोचा कि 25 सितंबर को हम ITC अवेल करेंगे। ठीक है, तो अगर वो सितंबर का रिटर्न कब भरना है? 20 अक्टूबर तक भर देना है। लेकिन वो क्या किया, सितंबर 25 है ना, उसी साल का 31 जुलाई को वो एनुअल रिटर्न फर्निश्ड कर दिया। ठीक है, तो 20 अक्टूबर पहले आया ना जुलाई, एनुअल रिटर्न वो फर्निश कर दिया जुलाई में, और 20 अक्टूबर तो सितंबर का फर्निश डेट है, तो दोनों में से जल्दी कौन सा हो गया? एनुअल रिटर्न वाला, जो 31 जुलाई को वो फर्निश किया। इसलिए जब वो एनुअल रिटर्न फर्निश कर दिया है तो वो ITC अवेल नहीं कर सकता है। यही वो अगर 31 दिसंबर को करता तो लास्ट डेट दोनों में से जल्दी हो जाता 20 अक्टूबर, तो वो अवेल कर सकता था। इसके बाद एक पॉइंट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सब, इस पर ITC मिलता है। लेकिन अगर वो पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर चुका है डेप्रिसिएशन ऑन GST कंपोनेंट, ये होता है एक सिस्टम, डेप्रिसिएशन ऑन GST कंपोनेंट, अगर उस पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है तब उसका ITC नहीं मिलेगा। अगर क्लेम नहीं किया है तब फिर वो ITC अवेल कर सकता है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म एक मैकेनिज़्म है रिवर्स चार्ज का। इसका मीनिंग क्या है देख ले रहे हैं। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। जनरली क्या होता है, अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो टैक्स देने का जो लायबिलिटी है वो है जिससे हम खरीदे वो देगा। लेकिन यहाँ पर जो सामान खरीद रहा है, ठीक है, सामान खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है, उसी को GST पे करना है, वही लायबल है GST पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट टैक्स प्रोडक्ट है जैसे बीड़ी पत्ता वगैरह। ठीक है, बीड़ी पत्ता टोबैको रिलेटेड या एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भी डीलर है, अगर वो कुछ गुड्स सप्लाई करते हैं किसी पर्सन को, तो इस केस में जिसको सप्लाई किया जा रहा है वही GST पे करेगा। ठीक है, इसमें कुछ नोटिफाइड गुड्स आते हैं जैसे कैशियो नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब है काजू जो छिला हुआ नहीं है और शेल्ड भी नहीं है, मतलब जो पैकेट्स में आता है। दूसरा है बीड़ी रैपर लिप्स या उसको टेंडो लिप्स भी बोलते हैं। तीसरा है टोबैको लिप्स। चौथा है रॉ कॉटन। ये सब नोटिफाइड गुड्स के अंदर आते हैं। ठीक, RCM से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है। फर्स्ट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बाय रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट है जो एक्सेस कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दिस इज़ कंपलसरी अंडर RCM मैकेनिज्म। सेकेंड वन इज़ सप्लायर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। जो सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। इश्यू ऑफ इन्वॉइस बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन उसका इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। इश्यू ऑफ पेमेंट वाउचर बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन उसको वाउचर इशू करना पड़ेगा रिगार्डिंग पेमेंट। टैक्स टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हम बताएं सारा हिसाब किताब कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। 6 नंबर है कॉम्पोजिशन डीलर। 6 पॉइंट इज कॉम्पोजिशन डीलर। रजिस्टर्ड पर्सन आर लाइबल टू पे GST अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ ही रिसीव नोटिफाइड गुड्स। अगर नोटिफाइड गुड्स अगर रिसीव करता है तो रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल है GST पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट। अगर वो कॉम्पोजिशन लिया है फिर भी, कॉम्पोजिशन स्कीम लिया है फिर भी।
7 नंबर पॉइंट है आईटीसी आफ्टर पेमेंट। अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, इस मैकेनिज़्म के अंदर जब तक जीएसटी पे ना हो जाए गवर्नमेंट को तब तक आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल टैक्स पेयर एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल। इसमें हर तरह के टैक्स पेयर को जीएसटी जो लाइबिलिटी है वो पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। सेम रूल फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज, इंटर स्टेट जो सप्लाईज है आईजीएसटी वाला, इसमें भी सारा सेम रूल अप्लाई होता है। लास्ट है टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा वेदर इट इज़ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। लास्ट पॉइंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जॉब वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बिजनेसमैन हैं, हम सप्लायर हैं, हम कुछ रॉ मटेरियल्स दिए हैं एक फैक्ट्री में जॉब वर्कर को, ठीक है, जॉब वर्कर को कुछ प्रोडक्ट दिए और वो जॉब वर्कर क्या करेगा, उस सामान को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस केस में क्या आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, मिलेगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। फर्स्ट, इफ गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर मेरा बिजनेस है, मतलब सप्लायर या बिजनेसमैन का जहाँ पर प्रिंसिपल असल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर वहाँ से सामान भेजा गया है तो आईटीसी अवेल कर सकते हैं। इफ़ डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स, हो सकता है कि मेरा बिजनेस यहाँ है लेकिन मेरा गोडाउन कहीं और हो, मेरा सामान कहीं और रखा हो, तो जहाँ पर मेरा गोडाउन है या फिर जहाँ से हम सामान भेज रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई टू द जॉब वर्कर, देन द बिजनेसमैन और सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी। ठीक है, इसमें कुछ दो नोट है। पहला है गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, गुड्स कितना साल के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए जॉब वर्कर को? 1 साल के अंदर। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 3 ईयर्स। अगर कैपिटल गुड्स है, लैंड बिल्डिंग और लैंड तो नहीं होगा, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, व्हीकल है, वो सब का रिसीवेबल टाइम है 3 ईयर्स। इसी के साथ यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलेंगे यूनिट 5 के साथ। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है।